बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सादर अभिवादन। कोविड-19 से आज पूरा विश्व जूझ रहा है और इस कोविड-19 का हम लोगों को बहुत ही संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ना होगा और कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी महामारी है और वह पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब बात रह गई कि इस लड़ाई से कैसे हम लोग उबरेंगे। अगर पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई को अगर नहीं लड़ रहा है तो पूरा विश्व संकट में पड़ जाएगा। और इसी के तहत और आयोजन माननीय प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्ण पांडे द्वारा छात्रों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाने का आयोजन किया गया है। मैं माननीय प्राचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए समस्त असिस्टेंट प्रोफेसरों से अपील की और निर्देश दिए कि अगर आप लोग और हम लोग मिलकर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दें तो बच्चे का जो वक्त इस समय का है वह बेकार हो जाएगा। और कोरोना वायरस से संघर्ष करते हुए उन्होंने ये भी निर्देश दिया और उनसे ऑनलाइन बातें भी बार बार होती रहती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाए या नोटिस दिया जाए तो उन लोगों की समस्याएं हल हो सकती है। तो हम लोग पहले अपने सब्जेक्ट, जैसे मैं प्रथम पेपर हमको उन्होंने प्रोवाइड कराया कि आपको सर प्रथम पेपर डालना है, तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रथम पेपर की बातें रखा और किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, यानी पुनरावृत्ति उसकी की जाती है। और जैसे हम पुनरावृत्ति की अगर बात करते हैं तो मैंने सर की आदेशानुसार प्रतिदिन आप लोगों के बीच करीब करीब 2 घंटे का नोटिस प्रोवाइड कराया जाता है और उससे आप लोग पढ़ते भी हैं। आप फोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आप लोगों से वार्ताएं होती रहती हैं और ये भी पूछा जाता है कि नोट्स कैसा है, इस नोट्स में क्या करेंगे। तो सुधार दोनों तरफ से होता है, न कि हम पढ़ाते जाएं या आप नोट्स देते जाएं और आप उसको खाली देखते जाएं। ऐसे नहीं, अगर जहाँ आपको थोड़ा भी नोट्स में कमी दिखे तो आप तुरंत पूछ भी सकते हैं कि सर के नोट्स यहाँ समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और सर की आदेशों का पालन करते रहे। तो उन्होंने सर ने मेरा प्रथम पेपर रखा कि बाल्यावस्था एवं उसका विकास। बाल्यावस्था एवं उसका विकास। बाल्यावस्था एवं उसका विकास।
इसमें हम कथन टॉपिक को नोट्स द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसमें अगर कहीं भी समस्या होगी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और जहाँ तक बात रह गई फर्स्ट पेपर में, तो उन्होंने कहा कि सर जो आप लोग दे दिए हैं उसके बाद जो आपका बन रहा है उसको लाइव द्वारा या बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएगा और जो दिखते हैं उसको आप पूछ भी सकते हैं। तो सर ने बोला कि आप उसे आगे से पढ़ाना शुरू करिएगा, तो हमने उसमें आपको फर्स्ट पेपर में मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट कोर्स 1 में फर्स्ट यूनिट में हम आपको अवृद्धि और विकास पढ़ाते हैं। आज की टॉपिक में यही लेकर चल रहा हूँ कि वंशानुक्रम है क्या है। वंशानुक्रम एवं वातावरण वंशानुक्रम एवं वातावरण। वास्तव में वंशानुक्रम है क्या, इस बात को सभी लोग जानते हैं कि साधारणतया लोगों का विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उसकी संतान होती है, इस साधारण भाषा। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि इसका अभिप्राय है कि जैसे बालक का रंग रूप आकार और उसमें विद्वता में माता पिता से मिलता रहता है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में इस बात को अगर हम रखें तो इस बातों में दूसरे शब्द रखें तो उसके माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त, मतलब बालक के शारीरिक और मानसिक गुण उसके माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर उदाहरण रूप में अगर हम वंशानुक्रम की बातें करते हैं तो वास्तव में यदि माता पिता विद्वान हैं, बात होती है कि यदि माता पिता विद्वान हैं तो बच्चे उसमें विद्वान होते हैं। क्या ये वंशानुक्रम है? आपसे प्रश्न आ रहा है कि अगर माता पिता विद्वान होते हैं तो उसके बच्चे भी विद्वान होते हैं। इसको हम मान रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ये भी उठता है कि सर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता के बच्चे मूर्ख और मूर्ख माता पिता के बच्चे विद्वान होते हैं। क्या वंशानुक्रम से ये चीजें नहीं है, इसे समझ है? ठीक है, समझ तो अच्छी बात है कि हाँ ऐसा क्यों होता है कि मूर्ख माता पिता के संतानें विद्वान, ऐसा क्यों होता है? उसने स्पष्ट रूप से इसका यही कारण है कि बालक न केवल अपने माता पिता से वरना माता पिता से संबंधित उसकी जो पूर्वज, मतलब माता पिता से संबंधित, मतलब माता पिता उसके पूर्वज से कुछ उसके गुण विद्यमान होते हैं। जब उसके गुण विद्यमान होते हैं और उस गुणों का वो हस्तांतरित हो जाता है माता पिता के द्वारा पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होता है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि मूर्ख माता पिता की संतानें विद्वान हो सकती हैं। इसी के कारण अगर हम कहें तो इसी क्रम को हम इसको कभी कभी प्रश्न में आपको आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वास्तव में वंशानुक्रम को हम 3-4 नामों से जानते हैं। अगर इंग्लिश देखेंगे तो ठीक है, इंग्लिश तो एक ही, लेकिन हिंदी में कभी कभी देखें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सिर्फ पूछ दिया वंशानुक्रम तो सर ने वंशानुक्रम बताया है, तो वास्तव में वंशानुक्रम कहीं पूछ दिया वंश परंपरा, वंश परंपरा एक नाम से इसको सेम चीज होगी। फिर वो इसी नाम को हम पैतृक करता पैतृक करता, ये हो गया
इसको पैतृक फिर इसी को हम वंशाणु या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता आनुवंशिकता कितने नाम से जाने हैं? 4। वंशानुक्रम, वंशनुक्रमता, पैतृकता और आनुवंशिकता। अगर इसके आदि नामों से वंशानुक्रम को बताते हैं। अगर वंशानुक्रम को और अधिक उसको हम परिभाषा को या उसके अर्थ को अधिक और समझना चाहेंगे तो उसमें कुछ परिभाषाएं को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने वंशानुक्रम की बात की है, जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम है बी.एन. झा। बी.एन. झा। बी.एन. झा के शब्द, बी.एन. झा के शब्द में, बी.एन. झा के शब्द में अगर वंशानुक्रम, उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब कि जो वंशानुक्रम है वह व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब वंशानुक्रम जन्मजात है। वह विशेषताएं क्या होती हैं कि बालक में या उसके माता पिता में जो विशेषताएं हैं वह बालक में हस्तांतरित होती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हस्तांतरित होती है। बालक कभी भी विशिष्ट गुणों को ग्रहण नहीं कर पाता है, वह समान गुणों को ग्रहण करता है। अगर उनके अनुसार विशिष्ट गुणों को वह ग्रहण कर ले तब वह बालक विशिष्टता की तरफ मान सकता है। विशिष्ट गुण ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? समान गुणों को ग्रहण करते हैं और उसकी विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। तो ये बी.एन. झा के शब्द में। दूसरा उन्होंने ये चीज रखा कि वुडवर्थ, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के शब्दों में वुडवर्थ ने वंशानुक्रम को एक बहुत ही अपने ढंग से, या इसको आप भी कह सकते हैं कि वास्तव में वुडवर्थ ने जो परिभाषा दिया है कि वंशानुक्रम में वे सब बातें आ जाती हैं जो जीवन आरंभ करते समय, तो वंशानुक्रम में वो सब बातें आती हैं जो जीवन को आरंभ करते समय, मतलब जीवन कैसे आरंभ हो रहा है, यानी जन्म के समय नहीं। उन्होंने कहा जीवन आरंभ करते समय तो है, लेकिन जन्म के समय नहीं, वरना गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग, तो गर्भाधान के समय जन्म से लगभग कितना 9 माह पूर्व, 9 माने गर्भावस्था के समय से लेकर बच्चों में वह गुण उपस्थित, जन्म के समय तो है ही, कहते हैं ना बच्चा जन्म, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो आप कहते हो बच्चा बढ़ रहा है, नहीं, बच्चा बढ़ नहीं है, उसकी उम्र में से घट रहा है। तो उसने इसी कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसने पहले की बात, जन्म की बात नहीं कहा, उसने कहा कि जन्म से 9 महीने पूर्व वह व्यक्ति में उपस्थित रहती है। ये दो परिभाषाएं आपको क्लियर करती होंगी वास्तव में वंशानुक्रम है क्या, लेकिन फिर कम से कम किसी भी टॉपिक को लिखते समय अगर स्टैंडर्ड प्रश्न बना रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रश्न लिखते हैं तो 3 से 5 परिभाषाएं होती हैं, इसे और प्रश्न है। तो जैसे एक और परिभाषा मैंने
जेम्स ड्रेवर के शब्द हैं। जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर के शब्दों इन्होंने गर्भावस्था के पूर्व 9 महीने पूर्व की बात कहा है। इन्होंने कहा है कि परिभाषाएं जो उन्होंने दिया है सब अपने मत से प्रकट उन्होंने किया है कि जन्म से कई घंटे पहले दिया है पूर्व। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात लिखा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना वंशानुक्रम है। बस बहुत ही स्पष्ट माना शारीरिक और मानसिक किसी भी माता पिता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वह अपने पुत्र को हस्तांतरित कर देता है, वही उनको हम वंशानुक्रम कहते हैं। क्योंकि पहले उन्हें इस बात को हो गया सच्चा हो गया शारीरिक और मानसिक रूप से ही वंशानुक्रम किया जाता है। और जेम्स ड्रेवर ने जो परिभाषा दिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक को लिखते समय जेम्स ड्रेवर की परिभाषा जो है, कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो आपको ये लगे कि वास्तव में वंशानुक्रम में एक गुण निहित है माता पिता। अब माता पिता से नेक्स्ट जब रूथ की हम परिभाषाएं बताएंगे आपको, जस्ट बात रूथ का नाम वो है पूरा, अगर रूथ भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका पूरा नाम है रूथ बैटिटेक लिख रहे हैं, रूथ बाई हाँ रूथ बाई का उसे रूथ भी नहीं देंगे तो आपका काम हो जाए। के शब्दों में उन्होंने स्पष्ट रूथ वैटिकट के शब्दों में उन्होंने परिभाषा में पहले एकदम लेवल की बातें होंगी, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं की बात की, लेकिन उसी आधार पर उसी परिभाषा को फाइंड करते हुए रूथ वैटिकट के शब्दों में रूथ ने अपनी परिभाषा एक स्पष्ट रूप से दी। उन्होंने ये भी चीज कहा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाला गुणों का नाम। कितनी अच्छी बात कि वंशानुक्रम माता पिता द्वारा संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है, वही वंशानुक्रम है। गुण कहिए या गुणों का नाम वंशानुक्रम है। रूथ ने सिर्फ माता पिता के द्वारा संतानों में प्राप्त होने वाला गुण वंशानुक्रम कहते हैं। और अगर हम चार परिभाषाएं आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, चारों परिभाषाएं बहुत ही स्पष्ट हैं और उसको लिखा भी जा सकता है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आना है। जहां तक बातें रह गई, एक परिभाषा और हम दे सकते हैं, ऊपर से मिटाना है जो इनका नाम भी आप लोग सुनेंगे होंगे कि H.A. पेटरसन, H.A. पेटरसन के शब्दों में
क्लियर है? ये 6 प्रोडक्शन के शब्द हैं। इन्होंने व्यक्ति की बात की, हमेशा व्यक्ति की बात की, कहा कि व्यक्ति अपनी माता पिता के द्वारा या व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। कितनी अच्छी बात है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से, मतलब कि डायरेक्ट नहीं, अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो गुण प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तब तो ये हो जाता है माता पिता के द्वारा कहते हैं साधारण भाषा में कि वंशानुक्रम है क्या, तो कहते हैं कि माता पिता द्वारा जो हस्तांतरित गुण है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। साधारण भाषा में यही तो कहते हैं आपको, नहीं, माता पिता माध्यम है, अब पूर्वजों से जो गुण हस्तांतरित होता है, संतानों को प्राप्त होता है, वही वंशानुक्रम है या जनरेशन। इनकी भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेबर और कुछ लिखिएगा चाहे मत लिखिएगा, ये तीनों परिभाषाएं स्पष्ट रूप से लिखिएगा अगर आपको वंशानुक्रम वातावरण से क्वेश्चन आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए दिक्कत है तो आगे बढ़ रहे हैं। अब बातें हम मिटा दें, ठीक है मिटा दें। वंशानुक्रम, अब आपको मैं वंशानुक्रम है क्या, वंशानुक्रम के अर्थ क्या है, वंशानुक्रम की जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दिया है उसको भी मैंने स्पष्ट कर दिया। कहीं किसी को दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ रहे हैं। अगला है वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है। प्रश्न उठता है कि वास्तव में वंशानुक्रम की प्रक्रिया है क्या। अब तो अर्थ मैंने समझा, सब चीज पढ़ लिया, उसकी परिभाषाएं भी जान ली, लेकिन वास्तव में बातें होती हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा वंश को हम जन्म देते हैं और वह कौन सी प्रक्रिया है, उसमें वंशानुक्रम की प्रक्रिया है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, ठीक। देखिए वंशानुक्रम की प्रक्रिया में अगर बातें करते हैं तो पहले मानव शरीर, ये कहा जाए कोषों का योग है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि मानव शरीर जो है वो कोषों का योग है, बिना कोषों के योग से मानव शरीर बन ही नहीं सकता। इसलिए स्पष्ट उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया मानव जो शरीर है ये कोषों का योग है। अगर जैसे शरीर का प्रारंभ केवल एक कोष से होता है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोषों का योग तो है, लेकिन जो शरीर का आरंभ होता है वह केवल एक कोष से होता है। वह कोष कौन सा, जैसे हम कर सकते हैं, जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं। कोष, एक कोष, बात आई है एक कोष, उस कोष का नाम है संयुक्त कोष। संयुक्त कोष क्लियर है। मानव शरीर, पहले मैंने कहा कि मानव शरीर कोषों का योग है, फिर कहा कि मानव शरीर एक कोष का योग है। वह कोष है कौन, परम केवल एक कोष होता है, लेकिन वह कोष कौन सा है, इसे कहते हैं संयुक्त कोष। यहां तक क्लियर है, ठीक है।
यह कोष संयुक्त कोष की बातें कर रहे हैं। यह कोष 2, 4, 6, 8, 16 और 32। क्लियर है? क्या लिखे? कोष। इसी तरह यह संयुक्त कोष जो है संख्याओं में आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 16, 32 और उसके बाद राइट ऊपर मतलब 64। एक कोष आगे बढ़ता चला जाता है। जब मैंने संयुक्त कोष की बातें करेंगे तो संयुक्त कोष तो क्लियर हो गया। संयुक्त कोष 2 उत्पादक कोषों का योग है। मैंने कहा कि जो संयुक्त कोष है यह 2 उत्पादक कोष, इसमें 2 उत्पादक कोष। इसने कहा कि संख्याओं में आगे बढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, 16 और 32 आगे बढ़ता चला जाता है। और उसी अनुसार जब हमने संयुक्त कोष की बातें करते हैं तो 2 उत्पादक कोषों मैंने स्पष्ट कर दिया है, कंफ्यूज कोई ना। 2 उत्पादक कोष है और वो 2 उत्पादक कोषों का योग है। वह दोनों उत्पादक कोष जिसे हम कहते हैं पित्त कोष। 2 उत्पादक कोष जानना भी जरूरी है। तो इसको हम पहले को कहेंगे पित्त कोष। पित्त कोष, पित्त कोष क्या है? एक कोष पिता का होता है, एक किसका है? पिता का। कोष किसका है? पिता का। इसे कहते हैं पित्त कोष। और दूसरा है मातृकोष। मातृकोष, मातृकोष क्या होगा? राइट, मातृकोष माता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक, अच्छी बात। और इस उत्पादक कोषों को हम मातृकोष कहते हैं और संयुक्त कोष कहते हैं। आगे अगर उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष के समान संख्या में बढ़ते हैं, स्पष्ट कहा, उत्पादक कोष भी संयुक्त कोष के साथ असमान संख्या में आगे बढ़ते हैं। वह क्या है बताइए? उत्पादक कोष क्या है? मैंने संयुक्त कोष बता दिया। उत्पादक कोष क्या है? शांत हो गए? ठीक। उत्पादक कोष पुरुष और स्त्री में ऊपर से मिटा रहे हैं। उत्पादक कोष उत्पादक कोष उत्पादक कोष संयुक्त कोष की बातें समाप्त हो गई। 2, 4, 6, 8, 16, 32 की संख्या में आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसी तरह उत्पादक कोष भी पुरुष और स्त्रियों के प्रत्येक कोष में पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री
कि प्रत्येक कोष में 23 क्या होते हैं? गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र। क्लियर? संयुक्त कोष और उत्पादक कोष, यहां किसी को कंफ्यूज नहीं। चलिए, उत्पादक कोष मतलब बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करिएगा और जहां समझ में आए उसको पूछ लीजिएगा। इस प्रकार संयुक्त कोष में, अब संयुक्त कोष इस प्रकार संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के 32 जोड़े होते हैं। कितने? गुणसूत्र। संयुक्त कोष में गुणसूत्र के कितने? 32 जोड़े। 32 जोड़े होते हैं। इन 32 जोड़ों के द्वारा गुणसूत्रों के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है, आप कह सकते हैं, सुने भी होंगे, मन। बता रहे हैं मन के शब्दों में, मैंने गुणसूत्रों की बातें कर रहा हूं। गुणसूत्र के संबंध में मन ने अपने शब्दों में स्पष्ट लिखा है कि हमारी सब असंख्य परंपराएं की बातें कर रहा है। और वह असंख्य परंपराएं जो हैं, विशेषताएं, इन 46 गुणसूत्रों, 46 कैसे आया? अगर उस 23 गुणसूत्रों को हम जोड़ेंगे तो उसमें 46 गुणसूत्र उसके क्लियर हो हैं। और उस 46 गुणसूत्र, मैंने कहा है कि 46 गुणसूत्र, 23 को बराबर 46 गुणसूत्र। इस गुणसूत्रों को निहित कहा कि ये 46, मैंने कहा कि ये 46 जो गुणसूत्र हैं व्यक्ति में निहित होते हैं और उस निहिता के निहिता रहती है। मैं विशेषताओं गुणसूत्रों के विद्यमान को हम क्या कहते हैं? पैतृक। वह क्या होता है? पैतृकों में होती है। अन्य व्यक्तियों में नहीं, उसके पैतृकों में होती है। जैसे माता पिता के द्वारा वंशजों से जो माध्यम से जो गुणसूत्र पाते हैं उसके पैतृक में ये चीजें होती हैं। अगर प्रत्येक गुणसूत्र, एक बात मैंने और कहा कि मैंने अगर प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 सूत्र में कहा है कि 40 से 100, एक ही नहीं, प्रत्येक गुणसूत्र 40 से 100 की बातें उन्होंने कहा। और यहाँ तक कहा कि तब पैतृक होते हैं, 40 से 100 तक पैतृक होते हैं प्रत्येक गुणसूत्र। और उस होते हैं प्रत्येक गुणसूत्रों की जब बातें उन्होंने कहा तो एक गुणसूत्र या विशेषताओं में एक गुणसूत्र विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। ये जो गुणसूत्र है 40 से 100, ये सब व्यक्ति के विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। यही पैतृक, ये सब अपनी प्रक्रिया पढ़े हैं। प्रक्रिया कितनी पढ़े हैं अब तक, इसीलिए इसको पूरा हम समराइज करते हैं। अब तक इसमें यही पैतृक शारीरिक और मानसिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में को पहुंचाते हैं, ताकि मतलब शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं।
क्या उसकी वंशांतरण की प्रक्रिया है। क्लियर है? मन का क्लियर है? एक मनोवैज्ञानिक और रख रहे हैं आप लोग, इनको बता देंगे और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में वंशांतरण की प्रक्रिया है क्या। इसका है सोरेनसन का मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन के शब्द प्रक्रिया की बातें चल रही हैं। पैतृक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं? पैतृक जो है वह प्रमुख बच्चों की प्रमुख विशेषता और गुण, विशेषता एवं गुणों को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कोई निर्धारित कर ही नहीं सकता। और सोरेनसन ने कहा है कि वह निर्धारित करते हैं, लेकिन पैतृकों के सम्मिलन के परिणाम को भी हम वंशांतरण कह सकते हैं। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि सम्मिलित तो करते हैं, लेकिन पैतृकों के सम्मिलित गुणों को हम वंशांतरण कहते हैं। स्पष्ट उन्होंने कहा है। अगर मैंने थोड़ा और उसको ऊपर ले चल रहे हैं, थोड़ा और डीप में जाइए। डीप में जाने के बाद ये चीजें और निकल के आती है इसमें, इसकी प्रक्रिया में अध्ययन भी उन्होंने काफी इस पर हुआ भी है, शोध भी हुआ है और अनुसंधान पर उसके आधार की घोषणा भी हुई है, जो उसको हम कह सकते हैं। एक है, उन्होंने विजेता भी हैं, इसका नाम है नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगर हरगोविंद खुराना की हम बातें करें तो उन्होंने अनुसंधानों के आधार पर यह चीज परिलक्षित किया है कि वास्तव में घोषणा की अभी तक इस बात की खोज नहीं हो पाई है। घोषणा कर दिया है सोच करके कि अभी तक इस बात की खोज ही नहीं हो पाई है कि इस कार्य के द्वारा अगर युद्ध प्रिय व्यक्ति को, किस व्यक्ति को बोला उन्होंने? युद्ध प्रिय व्यक्ति को शांति बनाया जा सकेगा या नहीं। युद्ध को शांति प्रिय बनाया जा सकेगा या नहीं। तब कैसे मैंने वंशांतरण की बात करते हैं? कैसे मैंने वंशांतरण से कहेंगे कि हस्तांतरित? अगर प्रिय व्यक्ति है, मतलब युद्ध करना चाह रहा है, इसका प्रिय है, तो जब उसको हम शांति में बदल देंगे, शांति बना देंगे, तब समझेंगे कि वास्तव में ये वंशांतरण द्वारा प्रभावित गुण है। अगर थोड़ा सा और ले सकते हैं, अभी भी तत्काल में महाभारत चल भी रहा है। जैसे राम ने क्या, राम की बातें करते हैं, राम ने क्या था? युद्ध प्रिय, इसीलिए क्षत्रियों को युद्ध प्रिय माना गया है। तब जब युद्ध प्रिय की बातें करते हैं तो क्या, तो यहाँ तो वंशज की बात है। अगर युद्ध प्रिय उसके माता पिताजी हैं
तो स्वाभाविक है लड़का ईदप्रिय है, तो उसको हम कैसे शांतिप्रिय में अभिव्यक्त कर सकते हैं? अगर जब हम शांति में अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तब उनके सोच को हम सही मानेंगे, हर गोविंद पुराना नहीं तो वर्षानुक्रम से विकसित नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ईदप्रिय माता पिता की संतानें ईदप्रिय और शांतिप्रिय माता पिता की संतानें शांतिप्रिय हो सकती है, होती नहीं है, हो सकती है। प्रश्न आ रहा है ना सर? कभी कभी यही देखा जाता है जो ईदप्रिय है उसका बालक ईदप्रिय नहीं होता है। तो ये आगे की कड़ी में आपका आने वाला उत्तर को हम बता दें क्यों नहीं होता है, कैसे होता है, लेकिन अगर बातें आ रही है तो उसको हम बता देते हैं। ईदप्रिय अगर बालक है तो इसमें उसका पिता ईदप्रिय है, तो मैंने इसमें क्या बच्चा जो होता है वह पिता के समान गुणों को ही ग्रहण करता है और वह विशिष्ट गुणों को छोड़ देता है। अगर विशिष्ट गुणों को अगर ग्रहण कर लेता है तो वह क्या होता? गांधी जी, अकबर, बाबर जैसे महापुरुषों की श्रेणियों में अपना नाम है। इसलिए इनके सिद्ध करके इस बात को कहा कि इनके हो सकते हैं, होते नहीं हैं, हो सकते हैं, और उसको शांतिप्रिय अगर कर दिया जाए तो वही हर कोई पुराना का सोच का विषय है आपके वर्षानुक्रम की प्रक्रिया में। और यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। अब आइए वंशानुक्रम के नियम क्या है, मतलब किस रूप में हम वंशानुक्रम के नियम को समझ सकते हैं कि वास्तव में वंशानुक्रम है क्या? तो पढ़े आप लोग, उसके नियम हैं, कैसे वंशानुक्रम का जन्म होता है और कैसे वंशानुक्रम के नियम बनते हैं। वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक और रहस्यमय विषय है। वैज्ञानिकों के लिए और जीव वैज्ञानिकों के लिए, न कि निर्जीव वैज्ञानिकों के लिए, एक रोचक और रहस्यमय विषय है। वह विषय वंशानुक्रम किन नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है। वो नियम है वंशानुक्रम किस नियम और सिद्धांत दोनों का आता है कि नियम और सिद्धांतों पर आधारित है। यह विषय भी अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं कि किस नियम पर आधारित है, वह अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। और वह आयाम जो है वंशानुक्रम के नियम सर्वाधिक प्रचलित है। वंशानुक्रम के नियम सर्वाधिक प्रचलित हैं और उस नियम के कुछ जो स्टेप हैं, टाइप्स हैं, और उसको हम अगर रखें आप लोगों के समक्ष, तो फर्स्ट नियम की बातें, फर्स्ट है बीज कोष की निरंतरता का नियम। बीज कोष, बीज कोष की निरंतरता, निरंतरता का नियम, फर्स्ट नियम है बीज कोष के निरंतरता का नियम। देखिए इस नियम के अनुसार, उस
उसने स्पष्ट कहा है कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला ये नियम कहता है। बीज कोष से आपको स्पष्ट लग रहा है कि बीज कोष, उधर कोई ना कोई इसमें बीज की बातें चल रही है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष, जो बीज कोष है यह कभी नष्ट नहीं होता है। इसकी बातें आई नष्ट, जो बालक का बीज कोष होता है वो कभी नष्ट होता ही नहीं है। और वह जिस दिन नष्ट हो जाएगा वह बालक को जन्म ही नहीं दे पाएगा। उसने कहा कि यह कोष नष्ट नहीं होता है। और इस नियम के प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक हैं, नाम से लग रहा है बीज कोष है तो जरूर होगा इसका नाम बीजमय। इस नियम के प्रतिपादक बीजमय। तो जितने नियम है उसके सब प्रतिपादक। तो बीजमय ने स्पष्ट कहा कि बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि बीज कोष का जो काम है सिर्फ उत्पादक कोषों का वह निर्माण कर देता है। और जो भी बीज कोष बालक को उसके माता पिता से मिलता है, जो बीज कोष बालक को उसके माता पिता से मिलता है, उससे वह आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित कर देता है और कुछ नहीं करता है। जो उसके माता पिता से उसको मिलता है पीढ़ी से, वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। और वह हस्तांतरित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कोई दिक्कत इसमें बीज कोष में जो परिभाषा दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर उन्होंने रिवाइट किया, किसने? बीजमय ने। और कहा कि बीजमय ने बीज कोष के निरंतरता के नियम को स्वीकार नहीं किया। क्यों भाई? इस नियम को स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार क्यों नहीं किया? इसलिए स्वीकार नहीं किया और उसकी आलोचना हुई। ये नहीं कि बीजमय कोष है, अभी मैंने इस नियम को दे दिए तो ये निरंतरता, क्या बीज कोषों की निरंतरता के नियम जब स्वीकार नहीं की उसकी आलोचना भी हुई। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिद्धांत गलत है, अपूर्ण है, उसको मान ही नहीं जा सकता, ये नियम आपका गलत है। तो उसकी आलोचना भी की। वह आलोचना किसने किया? बीएन झान। बीएन झान आपके बीज कोष के नियम की आलोचना किया और कहा यह सिद्धांत के अनुसार माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं। स्पष्ट रूप से कहा बीएन झान ने, माता पिता बालक के जन्मदाता न होकर वो क्या है? बीज कोष के संरक्षक, मत संरक्षक। अगर संरक्षक जिसे वह अपनी संतान को देते हैं, वो अपनी संतान को देते हैं, इसीलिए उसे संरक्षक कहा। बच्चा को जन्म दे दिया, बच्चे को हम पाल रहे हैं, हम क्या हुए? संरक्षक। आपसे पूछा जाता है, कहीं कहीं सिग्नेचर भी करते हैं तो आप लिखते हैं संरक्षक आपके कौन है? पिता ने किसी को संरक्षक बना दिया, पिता हैं तो पिता को लिख देते हैं कि पिता मेरे फला संरक्षक है। तो सेम वही बीजमय की वहाँ पर उदाहरण से है। बीजमय ने उसी बात को कहा कि संरक्षक होते हुए कोष का जो पीढ़ी दर पीढ़ी, और वह जिसे वह अपनी को देते हैं, लेकिन वह जिस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है, बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है, मानो इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है मानो। मिटा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके आगे बीएन झान
व्यंग झा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो गया हस्तांतरित होते हैं। अभियंत्रण है स्पष्ट का मानो एक बैंक से, एक बैंक की बात का है, एक बैंक की बात का है, मानो एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में रख देना, यही वंशानुक्रम है। दूसरे में रख दिया जाता है, यही वंशानुक्रम है। और विनिमय का सिद्धांत न तो वंशानुक्रम की पूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और न संतोषजनक ही है। यह मत वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या न कर पाने के कारण अमान्य है।